हाय एवरीवन, दिस इज कृष्णा वर्मा फ्रॉम टी एन ट्यूटर्स। तो आज हम वन शॉट लेके आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्लास 11th का जो चैप्टर है और हम जो पढ़ेंगे, सारा जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनसीईआरटी में से, क्योंकि नोट्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहते हैं। जो एनसीईआरटी होती है उसका कंटेंट है वही पेपर में मेनली आता है, किसी भी स्कूल को आप ले लो चाहो। लेकिन ये मैं पक्का कह सकता हूँ, पक्का पक्का से, कि जो एनसीईआरटी है वो बेस्ट रहती है किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, तो आज उसको ही थोड़ा डिकोड करके पढ़ेंगे। लेकिन ये है कि आपको नोट से ज़्यादा एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इसका, एक मिनट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, तो सबसे पहले लिखा है व्हाट अ सिंपल इकोनॉमी। तो सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, क्या डिफरेंस है, क्या मतलब है। तो इकोनॉमी का मतलब है ऐसा प्लेस, ऐसी जगह, जगह तो नहीं बोलूंगा, ऐसी पूरी जगह जो जहां पे लोग जो हैं अर्न करते हैं अपनी लिविंग के लिए। ठीक है, इकोनॉमी का मतलब है जहां पे लोग अर्न करते हैं अपनी लिविंग के लिए। ठीक है, और मैं अगर कोई भी एग्जांपल ले लूँ नॉर्मल सा, कि जैसे कोई विलेज है या कोई भी सिटी वाला एरिया है या कोई भी एक एरिया है जहाँ पे लोग अर्न कर रहे हैं कुछ काम करके, कुछ भी काम करके। जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट दे के अर्न करते हैं, तो वो अपनी लिविंग के लिए अर्न कर रहे हैं ना, जिससे वो सरवाइव कर पा रहे हैं, है ना। तो जैसे इसमें भी लिखा हुआ है, एक मिनट, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमी के अंदर, और इससे उनको ऑब्वियस सी बात है अर्निंग होती है, रेम्यूनरेशन मिलता है, और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में। ठीक है, सिंपल बात यही है। सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ इतना ही होता है मेनली, जो पीपल इन द सोसाइटी होते हैं उनकी नीड्स बहुत सारी होती हैं गुड्स और सर्विसेज को लेकर, जैसे कि यहां पर भी लिखा हुआ है, ये रहा। दो चीजें होती हैं, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स वो चीजें होती हैं जो टेंजिबल होती हैं, और सबसे पहले टेंजिबल का मतलब क्या होता है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज के होंगे उनको टेंजिबल का मतलब मे भी पता हो। लेकिन टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, और इनटेंजिबल है दूसरी चीज। इनटेंजिबल का मतलब है ऐसी चीजें जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो सर्विसेज जो होती हैं वो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, और वो इंटेंजिबल होती हैं। ठीक है, तो टेंजिबल मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे गुड्स। गुड्स नॉर्मल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप मिल्क ले लो, मिल्क भी एक गुड है, आप उसको कंज्यूम करते हो। ठीक है, तो सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ इतना ही है जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में भी बताया था, कि क्लॉथिंग, शेल्टर और फूड, ये बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए जो हम अर्न करते हैं वो हमारी सिंपल इकोनॉमी के अंदर आता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं बताता हूं, देखो कुछ नई नई चीजें आएंगी अब आगे, जैसे कि स्कारसिटी एक वर्ड आएगा। तो व्हाट इज स्कारसिटी। तो स्कारसिटी का सिंपल मतलब है कमी। अगर मैं सिंपल एक वर्ड में इसको डिफाइन करूं तो कमी। स्कारसिटी का सिंपल मतलब है कमी। मतलब कि बहुत सारे, हमारी जो कंट्री है, इकोनॉमी है, उसके अंदर बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, लेकिन सारे जो गुड्स हैं वो अनलिमिटेड थोड़ी ना है। हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। अगर मान लो हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड हैं, गुड्स जो है वो लिमिटेड हैं, तो ये कमी पैदा करते हैं ना। ऐसा हो सकता है कि तुम किसी लाइन में लगे हुए हो, तुमने बहुत सुना होगा कि लिमिटेड है, किसी भी शॉप की लाइन में लगे हो कुछ सामान को, मैगजीन को लेने के लिए या किसी भी चीज को लेने के लिए, कुछ भी सामान लिमिटेड एडिशन का, जैसे आईफोन लॉन्च होता है, तो आईफोन लॉन्च होते ही वो बोलते हैं लिमिटेड स्टॉक है, जल्दी से आके अर्ली बुकिंग कर दो। तो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो आउट ऑफ, एक मिनट, ताकि वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। आउट ऑफ स्टॉक क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लिमिटेड है।
तो यही चीज बताता है, स्कार्सिटी दिखाता है। स्कार्सिटी मतलब कमी। ठीक है, देखो मैं ज्यादा चीजें इसमें नहीं लिखने वाला हूं, मैं जो मैं बोल रहा हूं बस उसको ध्यान से सुनो। मैं थोड़ा डिफाइंस भी बोलूंगा, उनको मेरे वर्ड टू वर्ड लिख के आ जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि राइटिंग वाली जो वीडियो है मैं वो भी डाल दूंगा, राइटिंग प्रैक्टिस वाली। देखो इकोनॉमिक्स में तुम्हें नॉलेज इजीली मिल जाएगी, लेकिन नॉलेज को तुम लिखोगे कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना आना चाहिए। अगर तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम्हें नॉलेज पूरी है, तो पेपर में तुम नहीं लिख पाओगे, पेपर में तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुम एक्सपेक्टेशन रखोगे बहुत ज़्यादा मार्क्स की, लेकिन आएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती कि तुम्हें कैसे यूज़ करनी है उसको। तो मैं राइटिंग प्रैक्टिस वाली वीडियो में उसको ले आऊँगा कि कैसे लिखते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में। दो पेपर हैं कॉमर्स की, अगर मैं बात करूँ तो उसमें बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है और इकोनॉमिक्स का पेपर है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ ऐसे सब्जेक्ट है जिनको लिखने की जो ट्रिक है वो आनी चाहिए दोनों सब्जेक्ट्स में। अगर नहीं आती इकोनॉमिक्स तो उससे भी ऊपर है। तो इकोनॉमिक्स में अगर तुम्हें लिखना नहीं आता सही से, तो पहले लिखना सीखो, फिर उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर तुम्हें लिखना ही नहीं आता तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वैसे मुश्किल सब्जेक्ट नहीं, ईजी है। तो मैं बता रहा था इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी से मैं वर्ड आया था इकोनॉमी। इकोनॉमी में मैंने पूरा बता दिया कि क्या क्या मीनिंग है उसका। अब आ जाओ इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स का मतलब है वो स्टडी, मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स का मतलब है वो स्टडी जिसको हम करते हैं कब, जब भी कमी आती है, स्कार्सिटी आती है। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ रही है इकोनॉमिक्स की? क्योंकि कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, वांट्स अनलिमिटेड है। वांट्स अनलिमिटेड होने की वजह से, रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से स्कार्सिटी आई। स्कार्सिटी को सॉल्व कैसे करें? हाउ वी कैन सॉल्व द स्कार्सिटी, द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी is the economics, the study of limited resources, the study of resources in the economy, in the given economy. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने सिंपल बता दिया है, स्टडी ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द एवरीथिंग इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, सारे टाइप की चीजें इसमें पढ़ी जाएगी। अब आप एक बात सोचो, अगर स्कार्सिटी ना हो तो क्या होगा? अगर स्कार्सिटी ना हो तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, स्कार्सिटी नहीं हुई, जो लोग मांगेंगे वो उनको मिल जाएगा। लेकिन क्या क्या ये जो चीज है, क्या ये चीज पॉसिबल है कि सारी चीज जो लोग मांगे वो पूरी हो जाए? मुझे एक बात बताओ, मैं एक चीज लिखता हूं, इज इट पॉसिबल क्या ये चीज पॉसिबल है कि जो चीज हम मांग रहे हैं वो पूरी हो जाए? नहीं ना। इसी की वजह से इकोनॉमिक्स आती है, कि इसी की वजह से इकोनॉमिक्स का बर्थ होता है। ठीक है, तो अब इसमें ही पढ़ेंगे हम आगे कुछ चीजों को। तो कुछ चलते चलते आगे एक वर्ड आएगा, ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है? ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेस बहुत 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 सिंपल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस या ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, शायद से ग्रामेटिकल एरर लिख दिया है मैंने, पर ऑल राइट। तो ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर मान लो एक लैंड है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे पास एक लैंड है, किस किस के पास? तुम्हारे पास और तुम्हारे ब्रदर के पास। ठीक है, दोनों के पास एक लैंड है। तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ सकता है कि मैं इसके ऊपर एक बिल्डिंग बना दूं और मैं उसको रेंट पे दे दूं लोगों को, है ना, और मैं उससे अर्न करूं। लेकिन दूसरा जो आपका भाई है, जो आपका ब्रदर है, उसके दिमाग में ऐसा आ सकता है, नहीं यार, इस पे बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, इसके ऊपर एक होटल बनाते हैं। होटल बनाने के बाद मैं इसमें बुकिंग दूंगा लोगों को और उससे पैसा कमाऊंगा। तो आपको लगता है आपका आइडिया बेस्ट है, आपके ब्रदर को लगता है उसका आइडिया बेस्ट है। तो बात सिंपल इसमें मैं ये बोलना चाहता हूं
कि आपके दिमाग में हो सकता है उस लैंड के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट हो और आपके ब्रदर के दिमाग में कुछ और कॉन्सेप्ट हो। तो एक ही लैंड के लिए आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं। आप उसके ऊपर चावल उगा सकते हो, आपका भाई सोचे नहीं नहीं हम तो वीट उगाएंगे, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना। तो यही दिखाता है यूज, ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस। वी कैन यूज ऑल्टरनेटिवली अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अस। ठीक है, व्हाट वी वांट। तो अगर मान लो सबके दिमाग में एक ही चीज आ रही है किसी चीज को लेके, सब चीजों के लेके मान लो कि जैसे लैंड है, लैंड के ऊपर सिर्फ चावल ही उग सकते हैं, ऐसा हो तो ये क्या चीज पॉसिबल है? नहीं। क्योंकि हो सकता है कि यार मैं चावल उगाना चाहूँ, आप ना उगाना चाहो, आप वहां पे क्रिकेट खेलना चाहो, आपकी मर्जी ना। आपको लग रहा है ना ऐसा, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यही दिखाता है ऑल्टरनेट यूजेस को ऑफ रिसोर्सेस। मुझे लगता है मैं क्लियर हूं। एक बार मैं एग्जांपल भी लिख के बता देता हूं। मान लो आपका ब्रदर है ये, चलो आप हो ये, ठीक है। आपके दिमाग में आइडिया आया, आपके दिमाग में आइडिया आया कि आप इस पर राइस उगाओगे। राइस किसके ऊपर? ये है तुम्हारे पास एक लैंड, ठीक है, और आपका ब्रदर यहां खड़ा है। उसके दिमाग में आइडिया आया कि यहां पे वीट उगाएंगे, है ना। तो इसी चीज को दिखाता है कि इन चीजों के ऑल्टरनेट यूजेस हैं। किसके? ऑफ लैंड। मुझे लगता है मैं क्लियर हूं, हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्टरनेट यूजेस वाला कॉन्सेप्ट कुछ बुक में मेंशन नहीं होता है, लेकिन ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से और आगे देखते हैं क्या है। तो अब आगे आ गया है सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होता है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स में तीन चीजें आती हैं, तीन प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। राइटिंग यार। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या क्या आता है? व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हमें इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। सेंट्रल प्रॉब्लम है हमें, इन सेंस गवर्नमेंट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सब पार्ट हैं इकोनॉमी का। तो उनको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए वो आता है व्हाट टू प्रोड्यूस में। सिंपल। एक बार बुकिश लैंग्वेज भी देख लेते हैं क्या लिखा है। बुक में है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। ये है देखो फर्क एनसीईआरटी में और हमारी बुकिश लैंग्वेज जो होती है, ऑथर्स की बुक जो होती है। ऑथर्स इन सेंस संदीप गर्ग या वीके और टी.आर. जैन, दो ही बुक ज़्यादातर मैंशनड होती है इकोनॉमिक्स के लिए। मैं किसी के वो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि यही ज़्यादातर बुक पढ़ी जाती है। लेकिन ये है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा होता है? एनसीईआरटी में लिखा होता है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। ये लिखा है एनसीईआरटी में। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। इसमें लिखा है एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड और हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द मैनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इट विल प्रोड्यूस। कि उनको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। इट इज मेंशन्ड इन द व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम, whether to produce more of food, clothing, housing, or to have a more of luxury goods.
कि फूड को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, क्लॉथिंग को करना चाहिए, हाउसिंग को करना चाहिए, लग्जरी गुड्स को करना चाहिए. इट इज बेस्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. ऑल राइट, whether to have more agriculture goods or to have industrial product or services and services. कि एग्रीकल्चर गुड्स होने चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या सर्विसेज होनी चाहिए. ठीक है, तो चॉइसेस हैं हमारे पास कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए. इट इज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द सोसाइटी दैट हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू प्रोड्यूस फॉर इट, फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड. ऑलराइट, तो आगे भी यही लिखा है देखो कि मिलिट्री सर्विसेज के लिए करना चाहिए, बेसिक एजुकेशन में करना चाहिए, हायर एजुकेशन में करना चाहिए, कंजम्पशन गुड्स पे करना चाहिए, कि मशीन में खर्चा करना चाहिए. तो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए. इट इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी. तो पहली प्रॉब्लम हमने पढ़ ली है, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज. मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर है व्हाट टू प्रोड्यूस से. हाँ, आप अगर आपको बिल्कुल कुछ याद ही नहीं आ रहा है, आपको यही याद है खाली, यही याद है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो आप व्हाट टू प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं. इट इज टोटली करेक्ट. व्हाट टू प्रोड्यूस, इट इज टोटली करेक्ट. बट फॉर मोर इंप्रेशन इन द एग्जाम you have to impress the examiner, you have to impress the examiner in 3 hours in the exam, in your final exam or midterm. तो आपको अच्छा लिखना चाहिए और बेटर लैंग्वेज यूज करनी चाहिए. जो एनसीईआरटी में यूज हो रही है वो बेस्ट लैंग्वेज होती है आपके लिए. ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एक बार. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड. अब देखो, आपको ये तो पता लग गया कि आपको क्या प्रोड्यूस कर और कितना प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस करना है. सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, कि ये गुड्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो इसकी 2 टेक्निक हो सकती है. हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस भी कहते हैं इसे. तो इसके लिए मैं कुछ 2 चीजें लिखना चाहूंगा. तो एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. तो 2 टाइप की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव. ठीक है, तो सिंपल मतलब अगर मैं बताऊं इसका, अगर आप लेबर का ज्यादा यूज करते हो अपने गुड्स के प्रोडक्शन में, गुड्स के प्रोडक्शन में आप अपने लेबर का ज्यादा यूज करते हो, तो वो हो गई लेबर इंटेंसिव टेक्निक. और आप अगर कैपिटल इन सेंस, कैपिटल का मतलब आपको पता होगा मुझे लगता है, कैपिटल का मतलब है कि वो फिक्स्ड एसेट कह सकते हैं, उसमें ऐसे गुड्स जिनको हम यूज करते हैं दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में. ऑलराइट, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम गुड्स जो मशीन्स होती हैं उनका यूज करते हैं. सिंपल भाषा में बोलूं तो मशीन्स का यूज करके हम, जो मशीन वाली जो टेक्निक होती है, मशीन का यूज करके हम गुड को प्रोड्यूस करते हैं. ऑलराइट, तो 2 टाइप की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव. अब आप सोचो कि इंडिया में क्या ज्यादा नॉर्मली या चीप कॉस्ट पे मिल जाएगा और अमेरिका में. आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. मान लो एग्जांपल के लिए, एक है अमेरिका, एक कंट्री, और एक है इंडिया. तो आप बताओ, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव 2 टेक्निक है. अमेरिका में कौन सी चीज ज्यादा चीपर मिलेगी, कैपिटल और लेबर? सोचिए. और इंडिया में, मुझे लगता है सबने बता दिया होगा. तो इंडिया में लेबर इजीली मिल जाती है, लेबर बहुत इजीली मिल जाती है, चीप मिल जाती है इन कंपैरिजन ऑफ अमेरिका. इट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क
to find labor at a cheaper cost in America. तो कैपिटल जो है वो ज्यादा यूज होती है इन अमेरिका और इंडिया में लेबर ज्यादा यूज होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबर ही यूज हो रही है या क्या नाम है हर जगह लेबर यूज हो रही है, नो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी में लेबर जो है वो चीपर मिल जाती है, चीपर। और यहां पे कैपिटल चीपर है। ऑलराइट, तो हमारा हो गया है हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड। ये याद करने में थोड़ा अटपटा है तो हाउ टू प्रोड्यूस भी चल जाएगा। तो अगर आपको याद करना है, आप अच्छे से याद करना चाहते हो, आप ये भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ टू प्रोड्यूस लिख दो या तो वो भी चल जाएगा। ओके, तो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी फॉर हुम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, या इसको हम कह सकते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ओके, फॉर हुम टू प्रोड्यूस या फॉर हुम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस में क्या होता है कि हम किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी में और किसको कितना मिलना चाहिए। किसके लिए इन सेंस भी यही था कि किसको कितना गुड मिलना चाहिए, कितने गुड्स मिलने चाहिए, कितना अमाउंट में मिलना चाहिए। तीसरी प्रॉब्लम हमारी आ गई है फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस का मतलब है, फॉर whom टू प्रोड्यूस का मतलब है, बुक से पढ़ते हैं एक बार। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं लिखने की सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो एक बार देखते हैं, हु गेट्स हाउ मच ऑफ द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, कि किसको कितना मिलना चाहिए। हम तीसरी प्रॉब्लम में पढ़ते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है फॉर whom टू प्रोड्यूस या फॉर whom आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड। हाउ शुड the produce of the economy to be distributed among the individuals in the economy, कि individuals में कैसे बटेगा, वो कितना बटेगा, किसको कितना मिलेगा। who gets more and who gets less, whether or not to ensure a minimum amount of consumption for everyone in the economy, whether or not elementary education and basic health services should be available freely for and everyone in the economy। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं एक तरीके से, ठीक है। Thus every economy faces the problem of allocating the scarce resources to the production of different possible goods and services, of distributing the produced goods and services। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट आता है इसमें ही, जिसको हम कहते हैं पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसका दूसरा नाम भी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, ठीक है। इसका अगर ऐसे नाम भी लिखा आ जाए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब है ऐसा कर्व जो कॉम्बिनेशंस दिखाता है गुड्स के, जहां पे हमारी जो इनकम होती है वो कांस्टेंट या सेम रहती है या गिवन होती है, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन दिखाता है, ऐसा कर्व होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाता है गुड्स के, जिसमें इनकम जो है वो गिवन रहती है और टेक्नोलॉजी भी सेम रहती है, कुछ चेंजेस नहीं आते। हम सारी इनकम लगाते हैं उसके अंदर, कुछ भी इनकम अनयूटिलाइज नहीं रहती। अब आप ये पूछोगे यूटिलाइज का मतलब क्या होता है? तो यूटिलाइज का मतलब होता है, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, काइंड ऑफ सेटिस्फाइंग दी वांट्स, ठीक है। यूटिलाइजेशन के थ्रू हम वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसे ही कह लो। या यूटिलाइजेशन का मतलब है पूरा यूज करना उसका। जब यूज करेंगे तो वांट्स को सेटिस्फाई भी करेंगे, तो वही है यूटिलाइजेशन। ओके, तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहाँ गया? ये रहा। Every economy faces the problem of allocating the scarce resources to the production of the different possible goods and services, of distributing the produced goods and services among the individual within the economy।
द एलोकेशन of scarce resources and the distribution of final goods and services are called central problem of economy. ये खत्म होने के बाद हमारा आता है जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, इसके बाद आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. ठीक है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में सिर्फ इतना ही है. मैं अगर बताऊं तो एंड करते करते कि हम कितना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसको ज्यादा मिलना है, किसको कम मिलना है, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस या फॉर होम आर दिस गुड्स प्रोड्यूस. ठीक है, तो आप इसकी लैंग्वेज अगर रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एक बार मेरे यहाँ से कॉन्सेप्ट समझने के बाद. ठीक है, देखो मैं एक बात ही बोलूँगा, पेपर जो है वो आपको ही दे के आना है. पेपर आपका लिखेगा कोई नहीं, मैं नहीं लिखूंगा या कोई भी नहीं लिखेगा. पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद हाथ पकड़ के नहीं पढ़वाएगा कोई. तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से एक बार लिख के देखना पड़ेगा, खुद से इसकी रीडिंग करनी पड़ेगी, सारे बुक की पूरे पीडीएफ की रीडिंग करनी पड़ेगी. नोट्स की अगर मैं बात करूं, नोट्स बहुत खराब चीज़ है, सच बता रहा हूं. नोट्स की नीड नहीं है अगर आपको बुक रीडिंग करने की आदत है. अगर आप बुक ही नहीं पढ़ना चाहते तो मैं कुछ नहीं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता. मैं क्या करूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार आदत पड़ गई नोट से पढ़ने की तो बुक से नहीं पढ़ पाओगे आप. ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को पढ़ते हैं एक बार. जस्ट एज इंडिविजुअल, देखो मैं बुक की लैंग्वेज इसलिए ही रीड करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बुक की लैंग्वेज बैठे. ठीक है, जस्ट एज इंडिविजुअल फेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल आर ऑलवेज लिमिटेड इन कंपैरिजन टू व्हाट पीपल इन द इकोनॉमी कलेक्टिवली वांट टू हैव. देखो ये चीज सिंपल है कि जो लोग मांगना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट वी हैव. मान लो सबको जो चाहिए, सबको दिमाग में होता है, जो अगर बॉय की मैं बात करूं कि सबको प्ले स्टेशन PS5 चाहिए होता है अगर छोटी एज में, लेकिन सबको थोड़ी ना मिलता है, सब थोड़ी ना खरीदते हैं. चाहते तो बहुत सारी चीजें, सब बच्चे चाहते हैं 90+ आ जाए, सबके थोड़ी ना आते हैं. क्यों नहीं आते हैं, हम पढ़ाई नहीं करते हैं. तो सिंपल बात यह है, अगर मैं नॉर्मल इनके लिए बात करूं, ये इसका एग्जाम्पल नहीं था, ये पर्सनली था, लेकिन ये था कि इसका एग्जाम्पल अगर बताऊं, सारे जो गुड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन हमारी वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है. अभी आपने एक फ़ोन खरीदा, अगले ही दिन या अगले ही 1 घंटे बाद आपको दूसरा फ़ोन पसंद आ गया, यार ये भी ले सकता था, ऐसा हो जाता, यार ये वाला ज़्यादा अच्छा था, इतने में ही ये वाला अच्छा मिल रहा है, या इससे सस्ते में अच्छा मिल रहा है, मैंने ये क्यों ले लिया. तो दिमाग में क्वेश्चंस तो आते हैं ना. तो यही जो प्रॉब्लम है, यही दिखाती है हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है. दूसरे की घर में जो चीज है वो ज्यादा बेटर लगेगी अपने से. क्यों? क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. अब सारी चीजें थोड़ी ना मिल जाएंगी आपको. ठीक है, तो मैं यही समझाना चाहता हूँ स्टार्टिंग में. द स्केयर रिसोर्सेज हैव alternative uses and every society has to decide on how much of each of these resources to use in the production of different goods and services. किसी भी एक चीज के बहुत सारे यूजेस होते हैं. हम सबको ये सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको डिसाइड करना होता है कि हमें क्या इसका यूज करना है, कौन सा यूज करना है. ऐसा नहीं है हम सारे यूजेस एक साथ कर सकते हैं, नो, सारे यूजेस नहीं कर सकते एक साथ. तो इसलिए हमें डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है. ठीक है, आगे चलते हैं. इन अनदर वर्ड्स या अदर वर्ड्स, every society has to determine how to allocate its scarce resources to different goods and services. दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, हर सोसाइटी को, every society has to determine how to allocate its scarce resources to different goods and services. कि उनको कैसे allocate करने हैं अपने scarce resources, जो रिसोर्सेज जिनकी कमी है उनको कैसे रिसोर्स को क्या नाम है एलोकेट करना है. ठीक है, तो अब आ जाओ आगे. एन एलोकेशन ऑफ स्क्वायर रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक्स गिव्स राइज टू अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. गिवन द टोटल इनकम ऑफ रिसोर्सेज, it is possible to allocate the resources in many different ways and thereby achieving different mixes of all possible goods and services. The collection of all possible combination of goods and services that can be produced from a given amount of resources and given stock of technological knowledge is called production possibility set. और production possibility
कि कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा है। देखो वो सारे कॉम्बिनेशन, मैं अगर सिंपल इसको डिकोड करूं, सिंपल भाषा में अगर बोलूं, सारे वो कॉम्बिनेशन जो हम स्केयर रिसोर्सेज को लगा के लेके आ रहे हैं, वो हमारे कॉम्बिनेशंस होते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, जहां पर टेक्नोलॉजी, स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो होती है वो गिवन होती है, मैंने पहले भी बताया था। जहां पे आपके जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है वो भी गिवन होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास गिवन है, टेक्नोलॉजिकल जो स्टॉक है नॉलेज का वो भी गिवन है। तो उसमें वो, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कॉर्न और कॉटन का। देखो सिंपल बात बताऊं, आपके जो सिलेबस है उसमें ना एक्सिस पे बात की हुई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इनके थ्रू, अब देखो दो ही एक्सिस है तो हम दो ही गुड्स पे बात कर पाएंगे। वैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ दो गुड्स पे बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपके सिलेबस में दो ही गुड्स पे बात होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दे रखी है ABCDE। अब ये पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है? इन पॉसिबिलिटीज का मतलब है कॉम्बिनेशंस हैं। दीज आर दी कॉम्बिनेशंस। या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में क्या है? पहले कॉम्बिनेशन में ए वाले कॉम्बिनेशन में 0 अमाउंट या 0 नंबर ऑफ कॉर्न और 10 कॉटन बन रही है। मतलब कि जो हम अपने रिसोर्सेज हैं, अगर मान लो दो ही गुड्स है कंट्री में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कॉर्न और कॉटन, और मान लो सिंपल एक आदमी का एग्जांपल लेता हूं, फिर हम इकोनॉमी पे आएंगे धीरे धीरे। जैसे एक आदमी है, उसके पास सिर्फ दो ही गुड्स हैं, वो दो टाइप के गुड्स बेचता है, वो अपने सारे पैसे, सारी टेक्नोलॉजी जो है गिवन, वो लगा देता है उसमें। जैसे कि एग्जांपल के लिए कॉर्न और कॉटन है, आदमी है कॉर्न और कॉटन बनाता है। ठीक है, अगर वो सारा पैसा जो है वो कॉटन में लगा देता है, तो वो 0 कौन बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 10 के 10 जितना पैसा लगा रहा है उसमें 10 कॉटन बन रही है। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया। बी कॉम्बिनेशन में क्या है? अगर वो एक कॉर्न बना ले कुछ पैसों से, तो वो 9 कॉटन बना सकता है। तीसरे कॉम्बिनेशन में क्या है? 2 कॉर्न बना ले तो 7 वो बना सकता है कॉटन। 3 4 बना सकता है, 4 कॉर्न बना दे तो 0 कॉटन बना सकता है। तो यही दिखा रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस, कि हम सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास है लगाने के बाद नंबर चेंज करें, अगर दोनों गुड्स में बार बार कॉम्बिनेशंस बनाए अलग अलग टाइप के, वो कॉम्बिनेशंस हमारे हो गए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ द इकोनॉमी। हम दो ही टाइप के गुड्स की बात करेंगे हमेशा। और एक बात और बता दूं, जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, जैसे कि ऐसा दिखाई देता है कुछ, देखा जाए तो यहाँ देखो, ऐसा दिखाई देता है कुछ, और यहां पे ये ऐसा जाता है। ये होता है, या यहां पे बना देता हूं, कॉनकेव टू दी ओरिजिन। अब ये ऐसा क्यों होता है? कॉनकेव टू ओरिजिन क्यों होता है? कॉनकेव टू ओरिजिन होने का सिर्फ एक ही कारण है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या मार्जिनल इंक्रीज और डिक्रीज। किस चीज में? गुड्स में। ठीक है, जैसे दो कॉम्बिनेशन है, एक है ये मान लो y एक्सिस है, ये है x एक्सिस। एक गुड है मान लो y है और एक है x। गुड्स का नाम मान लो x और y, गुड x और गुड y। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मान लो गुड y हम सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पे, इस पॉइंट पे, तो यहां पे गुड x तो 0 है ना, तो पहला कॉम्बिनेशन बन गया यही वाला। दूसरा कॉम्बिनेशन मान लो ऐसा है, ये कुछ ऐसे बनता है, ऐसे अगर बनाया जाए तो कुछ ऐसे बन रहा है, यहां से भी सीधा आएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉम्बिनेशंस दिखा रहे हैं, ये ठीक है, ये है कॉम्बिनेशंस।
और इनमें चेंज कब आता है, जब हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ दोनों में से किसी एक का जो नंबर है वो बढ़ाना चाहते हैं। मान लो हमें जो है वो y का नंबर बढ़ाना है, तो हमें x का नंबर कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ना तो ज़्यादा पैसा कर सकते हैं, ना ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं, ना उनको कम कर सकते हैं। अगर हमें कोई दोनों, जैसे मान लो दो गुड्स हैं, एक तो ये है और एक ये है, अगर इसको मेरे को बढ़ाना है तो मेरे को इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके अंदर जो रिसोर्सेज लगा रहा हूँ मैं इसमें लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे हैं ही नहीं, इससे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं ही नहीं जो मैं पहले लगा रहा था। ऑल राइट, तो ये था क्या नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी आगे देखेंगे, मैंने छोटा सा बना दिया था एक बार, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ दे रखा, देखो ये रहा। तो ये कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, क्योंकि अगर मुझे इसको इंक्रीज करना है, इफ आई वॉन्ट टू इंक्रीज कॉटन, then I must have to decrease the number of corn, because I have the resources which are given. I cannot increase or decrease the resources given, or cannot change the technological stock, या stock of technological knowledge. The both things are given and I cannot change if I am an economy. All right, तो मैंने मैन का एग्जांपल लिया था और इसी को हम रिलेट कर सकते हैं इकोनॉमी से। ठीक है, इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन है, और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है, उसका स्टॉक जो है वो गिवन है। तो हमारे पास अगर हमें एक गुड को दो गुड्स के कॉम्बिनेशन है जो आपके सिलेबस में है, जैसे कॉटन और कॉर्न, अगर मुझे एक के कॉम्बिनेशन को एक कॉम्बिनेशन में क्या दिखाई दे रहा है कि जो कॉर्न है वो है 0 दिखाई जाए, तो यहाँ पे ऐसे कॉर्न हमारा है 0। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन है बी, तीसरा कॉम्बिनेशन है सी, चौथा कॉम्बिनेशन है डी, और पांचवा कॉम्बिनेशन है ई। पांचवें कॉम्बिनेशन में हमारा कॉटन 0 है, कॉर्न की कुछ वैल्यू है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ना। इतनी तो मुझे लग रहा है मैथ्स पता होगी, थोड़ी बहुत मैथ्स तो पढ़ी होगी ना। तो अगर मैं इसको बनाऊँ, ये कुछ ऐसा बनेगा, अगर थोड़ा ग्राफ पढ़ा होगा तो ऐसे बनेगा। ये जो पॉइंट्स है ये ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो यही था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये सारे कॉम्बिनेशन जो है वो देता है कॉटन एंड कॉर्न के, और यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज्ड होते हैं। मैंने पहले भी ये बात बोली थी। ठीक है, आगे भी कुछ लिखा है, उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। नोट that a point lying strictly below the production possibility frontier represent a combination of corn and cotton that will be produced when all or some of the resources are either underemployed or the utilized in wasteful fashion। देखो एक नई चीज आ गई। अगर मान लो कोई पॉइंट यहां पड़ता है, या यहां पड़ता है, यहां पड़ता है, कहीं भी पड़ता है, तो इसका मतलब है कि हमने सारे रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज नहीं करे हैं, कुछ चीज जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। शायद यूटिलाइज की स्पेलिंग गलत है क्या? यूटिलाइज्ड, हाँ मुझे लग ही रहा था, एक सेकंड। अंडर यूटिलाइज्ड, इसको हम कहते हैं अटेनेबल पॉइंट। और ये सारे पॉइंट भी अटेनेबल ही हैं। लेकिन मान लो एक पॉइंट यहां पड़ जाए, कुछ भी, कोई भी एक पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे, क्योंकि ये हमारी इनकम और रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे यहां तक ही है, इससे ज्यादा हम रिसोर्स हमारे पास नहीं है और टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो हम इस वाले पॉइंट को कहेंगे अनअटेनेबल पॉइंट। ये है हमारा अनअटेनेबल पॉइंट। यहां पे हम गिवन रिसोर्सेस के साथ इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इतने इसके नहीं बना सकते गुड, दोनों का कॉम्बिनेशन ये नहीं बैठेगा, क्योंकि ये हमारे रिसोर्सेज जितने हैं उनसे ज्यादा बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आ गया नया कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट।
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल मतलब अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, मान लो हमारे पास है दो चीज, एक है टी और एक है कॉफी। अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि किसको टी पसंद है और किसको कॉफी पसंद है। मैं अगर पर्सनली बताऊं, मुझे टी नहीं पसंद, लेकिन बहुत लोगों को टी पसंद होती है इंडिया में। मेरे को कॉफी भी नहीं पसंद, सच बताऊं तो लेकिन ये है कि टी और कॉफी दो गुट से, मान लो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है कि एक टी है और एक कॉफी है। टी जो है वो मिल रही है 10 रुपए की, और ये कितने की मान लूं, ये मान लेता हूं 9 रुपए की। एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो दो गुड्स हैं, ये पक्का पता है बच्चों को, जिनको थोड़ा बहुत याद हो या आगे पढ़ेंगे हम, एक चीज होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जिनका अगर मान लो एक की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरे की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर मैं सिंपल बताऊं, अगर लोग चाय के रेट जो हैं वो कम हो जाएं तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, कॉफ़ी कम पियेंगे लोग। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो दो चीज़ हैं, दोनों का जो कॉफ़ी चाय का टेस्ट अलग होता है, लेकिन ना इनको माना जाता है कि ये एक जैसे ही। अगर एक का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, वो महंगा हो जाएगा, तो लोग जो है वो सस्ती चीज़ के पीछे जाएंगे, उतना ही जो टेस्ट मिल रहा है थोड़ा बहुत। ये चीज़ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये है 10 रुपये का और ये है 9 रुपये का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है, अगर मान लो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इफ यू हैव टू ऑप्शंस, टू ऑप्शंस, कॉफी और टी, तो तुम दोनों में से क्या चूज करोगे? मान लो तुमने चूज कर ली टी, यू हैव chosen tea, then the cost of coffee is the forgiven। मतलब कि तुमने 10 रुपए की चाय खरीद ली, तो जो 9 रुपए कॉस्ट है कॉफी की, वो हमारी हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो हमने फॉरगोन कर दी कि हमने इसकी जो कॉस्ट है, हमने जो कॉफी है उसको सेक्रीफाइस किया, उसकी कॉस्ट को सेक्रीफाइस किया, तो वो हो गई हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉस्ट दैट वी आर फॉरगोन, that we are sacrificing to buy the another good is called opportunity cost। this alright, एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बुक में क्या लिखी है, इसमें अलग अलग होती है हर जगह, देखते हैं इसमें। there is always a cost of having little more of one good in terms of the amount of other that has to be foregone। this is known as opportunity cost of an additional unit of the goods। यहां से देखते हैं एक बार, इफ मोर ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, लेस रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, वाइस वर्सा, अभी जो हमने पढ़ा था। देयरफॉर इफ वी वांट टू हैव मोर ऑफ द वन गुड, we will have less of the other। thus there is always a cost of having a more of the one in terms of amount of other। मुझे लग रहा है डिकोड हो रही होगी भाषा अब। other good that has to be foregone is called, मतलब एक को अगर हमें कंज्यूम करना है तो दूसरे को हमने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो द कॉस्ट दैट वी आर सेक्रीफाइसिंग टू बाय द अनदर गुड या बाय द अदर गुड, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ वी आर गोइंग टू बाय, इफ वी हैव टू ऑप्शंस टू बाय टी और कॉफी एंड वी हैव टू चूज वन, वी ओनली हैव 10 rupees and both can be purchased in 10 rupees and we choose tea, then the cost of coffee is opportunity cost। I think समझ में आ गया होगा। every economy has to choose
one of the many possibilities that it has. In other words, one of the central problem of the economy is to choose from one of the many production possibility. अब देखो कई बार क्या होता है कि हमें ना चूज करने में बड़ी दिक्कत आती है। लड़कियों के साथ होता होगा, लड़कियों के साथ क्या होता है, कपड़े बहुत सारे हैं, फिर भी वो बोलती हैं कपड़े हैं नहीं, और चूज करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो यही चीज है हमारे पास, क्या है, लड़कों के पास 2-4 टाइप के कपड़े हैं, वही चूज करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो यही चीज है कि हमें चूज करने में कई बार प्रॉब्लम आती है, और वही प्रॉब्लम जो है वो दिखा रही है कि हमारे पास कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे हैं, पॉसिबिलिटीज आर मैनी, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी टू चूज दैट व्हाट वी हैव टू चूज, व्हाट वी आर चूजिंग, इट इज अ प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, नोट में भी कुछ लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। रिमेंबर everything is important in the book. If something is mentioned in a box or up anything on the anywhere in the page, it means it is important. ठीक है, note that the concept of opportunity cost is applicable to the individual as well as the society. The concept is very important, is widely used in the economy because of its importance in economics. Sometimes opportunity cost is also called economic cost. देखो एक नया वर्ड मिल गया, मे बी इट कम्स इन MCQ. Opportunity cost also called economic cost. ऑलराइट, तो अब देखते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है। हमारा बहुत सारा लगभग चैप्टर खत्म हो गया, अब एंड में ही आ रहे, लगभग खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। चैप्टर ज़्यादा बड़ा मैं खींचूंगा नहीं। मेन मोटिव ये है, मैं ऐसी चीज़ें आपको कुछ बता रहा हूँ जो आपके आगे के चैप्टर से भी कनेक्ट है, और आगे के चैप्टर्स में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली फिर। ठीक है, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब कि गवर्नमेंट को देखना है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है। वैसा ही जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था कि वो क्या प्रोड्यूस करेगी, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या किसकी नीड है। मान लो सोसाइटी में जरूरत है एजुकेशन की, तो गवर्नमेंट को एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। ये चीज जो है वो आती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। मैंने पहले भी बोला था, ज्यादा चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, तो मेरी आवाज को ना बंद करें। लिखे हुए पे इतना ध्यान ना भी दोगे, मेरा सुन भी लोगे, वो भी बहुत बेटर है, क्योंकि मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस भी बोली हैं इंग्लिश में, इसलिए बोल रहा हूं मैं हिंदी में बोलने के बाद, क्योंकि लिखना आपको अल्टीमेटली इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इसमें से रीड कर लेते हैं। इन एन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी प्लान्स ऑल द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी. All important decisions regarding production, exchange and consumption of the goods and services are made by the government. The central authority may try to achieve a particular allocation of resources and a consequent distribution of the final combination of goods and services, which is thought to be desirable for society as a whole. For example, देखो वही सारी चीजें, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, if it is found that the good or services which is very important for the prosperity मतलब ऊपर लेके जाना, ऊंचाई पे जाना, एंड वेल बीइंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एग्जाम्पल एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस। ये दोनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी को ऊपर लेके जाएंगी, सोसाइटी का फायदा होगा। ठीक है, it is not produced in adequate amount by the individual or on their own. The government might try to induce the individual to provide adequate amount of such a good or services, or alternatively the government may itself decide to produce the goods or services in question in a different context. If some people in the economy get so little a share of final mix of the goods and services produced in the economy that their survival is at stake, then the central authority may intervene and try to achieve an equitable distribution of the final mix. देखो ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर जो जगह है सोसाइटी में, वहां पे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, गुड्स जो है उन कमी हो सकती है उनकी, तो ऐसी जगह पे जो गवर्नमेंट है हेल्प कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है उनको सर्विसेज एज दे नीड, और वो कर सकती है हेल्प लोगों की कि वो हेल्थ केयर और एजुकेशन में मदद कर पाए। चाहे तो गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है सारी चीजें। ठीक है,
तो अब ये भी खत्म हो गया है। अब हमारा लास्ट कुछ पोर्शन रह गया, एक तो मार्केट रह गया है, एक पॉजिटिव नॉर्मेटिव रह गया है, और ये रह गया माइक्रो मैक्रो। तो मुझे लगता है जल्दी से खत्म करते हैं चैप्टर को, ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। मार्केट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मार्केट इकोनॉमी पढ़ते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मार्केट। मार्केट का मतलब है ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहां पर इंटरेक्शन होता है बायर्स एंड सेलर्स का। मैंने क्या बोला, ऐसी जगह जहां पे बायर्स एंड सेलर्स का इंटरेक्शन होता है, वो प्लेस हमारी होती है मार्केट, वेयर द बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू कम ऑन द कॉमन फ्लोर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो एक बार इसमें से भी देख लेते क्या डेफिनेशन है। मार्केट इकोनॉमी, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट। अ मार्केट एज स्टडीज इन इकोनॉमिक्स इज एन इंस्टीट्यूशन, इन्होंने इंस्टीट्यूशन बोला है, हम प्लेस भी बोल सकते हैं, विच ऑर्गेनाइज द फ्री इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल परसुइंग देयर रिस्पेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी। In other words, a market is a set of arrangement where economic agents can freely exchange their endowments or products with each other। देखो लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है इम्प्रेस करने के लिए टीचर को, लेकिन बच्चे जो है नोट से पढ़ना पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, इसको पढ़ के देखते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, इससे बहुत अच्छी चीज़ है, सच बता रहा हूँ। तो इसमें इसने बोला है मार्केट एक सेट ऑफ अरेंजमेंट है, इसकी अगर मैं इसकी डेफिनेशन भी डिकोड करूँ, मार्केट एक सेट ऑफ अरेंजमेंट है जहां पे इकोनॉमिक एजेंट जो है वो फ्रीली एक्सचेंज करते हैं अपने एंडोमेंट्स और प्रोडक्ट्स। एंडोमेंट प्रोडक्ट एक ही बात है लगभग, जो भी चीज क्या नाम है यूजफुल चीजें, विद ईच अदर, एक दूसरे की मदद की चीजें। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टर्म मार्केट एज यूज्ड इन द इकोनॉमी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन सेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मार्केट। कई बार लोगों को लगता है मार्केट बहुत सिंपल चीज है, उससे बहुत ज्यादा है इसमें मार्केट में। ठीक है, इन पर्टिकुलर इट हैज नथिंग एज सच टू वाइड टू द मार्केट प्लेस एज यू माइट। देखो ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट हमने पढ़ लिया है, मार्केट इज इनफ। इतना ज्यादा ये वाली जो चीजें हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तुम्हें 3-4 चीजें बताता हूं पहले, शायद से आगे के चैप्टर्स में हो या ना हो, आपको पहले से नॉलेज रहेगी और फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे अगर चैप्टर में गिवन हुआ तो, पर पक्का इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप की इकोनॉमिक्स होती है, एक होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स, या सोशल इकोनॉमिक्स। सोशल इकोनॉमी इसमें लिखा है क्या इसमें? इसमें मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन एक होती है सोशल इकोनॉमी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, और एक होती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो चला रही है इकोनॉमी, वो उसका नाम इसमें पता नहीं क्या मेंशन किया हो, मैं इसके हिसाब से ही देखना चाहता हूँ। जैसे 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 रुक जाओ दिखाता हूँ, कहाँ गया। मिक्स्ड इकोनॉमी देख लो पहले क्या होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि जहाँ ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट जो वो होते हैं प्राइवेट फर्म्स या इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट फर्म्स और गवर्नमेंट जो है मिलकर डिसीजन लेते हैं इकोनॉमी, वो मिक्स्ड इकोनॉमी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिया, where some important decisions are taken by the government and the economic activities are by large conducted through the market. The only difference is in terms of the extent of the role of government deciding the course of economic activities. In the United States of America, the role of government is minimal. The closest example of centrally planned economy is China. देखो जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है वो चाइना सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसका बहुत तगड़ा इंटरवेंशन रहता है डिसीजन में, सारे डिसीजन लगभग वही लेती है। और जो अमेरिका है वहां पे गवर्नमेंट का रोल मिनिमल होता है, प्राइवेट जो फर्म्स होती है उनका डिसीजन होता है, सारे डिसीजन ज्यादातर वही लेती है। ठीक है, तो यही था टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। In India, since independence, the government has played a major role in planning economic activities. However, the role of government in India have reduced considerably in the last couple of decades. कुछ 10 सालों में कुछ जो साल आए हैं उसमें गवर्नमेंट का जो रोल है मिनिमल होता जा रहा है। प्राइवेट जो क्या नाम है इंडस्ट्री, जो प्राइवेट जो फर्म्स हैं उनका रोल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री पे ही खड़ी है। प्राइवेट
जो हैं ओनर्स, प्राइवेट फर्म्स के जो ओनर्स हैं उन पे ही चल रही है। अगर हम कुछ लोगों को हटा दें तो हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। ठीक है, तो अब आ गया लास्ट पोर्शन इस चैप्टर के। दो चीजें, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, और एक पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इन सेंस कि इसका क्वेश्चन आता ही है फॉर श्योर। मैं अब एक बार इंपॉर्टेंट बता देता हूँ पहले ही, फिर करते हैं इसको स्टार्ट। छोटा से बच रहा है क्योंकि एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक एक ये सारा पोर्शन, और ये इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मार्केट भी ठीक ठाक है, ये भी ठीक ठाक ही है, आगे शायद से डिस्कस हो अगले चैप्टर्स में। ये इंपॉर्टेंट है पर, और ये एक ठीक है, 1 स्टार बना लो क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये ज़्यादा आ जाते हैं। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब है, बहुत ईजी है, एक बार समझ गए तो हमेशा याद रहेगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मैं ये वाले हाथ को कह रहा हूँ, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये वाले हाथ को कह रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे बना देता हूँ, हाथ मुझे लग रहा है दिख नहीं रहे होंगे। ठीक है, एक तो हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और एक हो गया नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब है, एक बॉक्स बना दूं तो, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम वर्ड्स देख लो क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं फैक्ट्स की। हम वर्ड यूज करते हैं इज, वाज, और इज वाज लाइक, रुक जाओ और अच्छे से बताता हूं। व्हाट इज, व्हाट वाज, नॉर्मल वर्ड्स। फैक्ट्स की बात कर रहे हैं नॉर्मल। वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग, we are not expressing our opinion फैक्ट्स की बात है, what is, what was, और we are not expressing opinions, हम अपना ओपिनियन नहीं रख रहे हैं, वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और इसमें हम यूज करते हैं what should be, ought to be, ऐसे वर्ड्स, एंड वी आर एक्सप्रेसिंग आवर ओपिनियन। ठीक है, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। जैसे कि नॉर्मल बात करूं, हम बोलते हैं कोई भी बात है करके, जैसे कि मैं ये बोलूं कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है। अब मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिंपल एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। फैक्ट भी मैं हटा दूं, इससे अच्छा बेटर वर्ड है इंफॉर्मेशन। जो हम देख रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, ये है दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है। लेकिन यहां मैं अपना ओपिनियन देके बोल रहा हूं, दिल्ली में, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करूं, दिल्ली में, दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो ऐसे ठीक करना चाहिए। मैंने क्या बोला? चाहिए। पहली लाइन में बोला दिल्ली में पॉल्यूशन है, दूसरी में बोला दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो ऐसे ठीक करना चाहिए। तो यही दिखाता है एक्सप्रेसिंग ऑफ ओपिनियन। उसमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू आवर ओपिनियन।
तो यहीं देखते हैं इसके हिसाब से डेफिनेशन। इट इज वाज मेंशन अर्ली इन द प्रिंसिपल, रुक जा कुछ भी नहीं है इसमें खास। कहाँ गया, कहाँ, एक सेकेंड, ये रहा। We also try to evaluate the mechanism by studying how desirable outcome resulting or often distinction is made between the positive analysis, normative analysis, depending on whether we are trying to figure out how a particular mechanism function or we are trying to evaluate it. In positive economics analysis, we study how the different mechanisms function, and in normative economics, we try to understand whether these mechanisms are desirable or not. पहले में हम देख रहे हैं कि क्या है वो जो ये हैं डिफरेंट मैकेनिज्म, वो क्या हैं, कैसे हैं, और फिर हम बता रहे हैं, फिर हम बाद में बता रहे हैं कि ये डिज़ायरेबल है या नहीं है, क्या ये ठीक है या नहीं, अकॉर्डिंग टू आवर ओपिनियन. However, this is distinction between positive and normative analysis is not very sharp one. The positive and normative issues involved in the study of the central economic problem are very closely related to each other, and a proper understanding of one is not possible in the isolation of other. अगर एक को समझना है तो दूसरे के साथ ही समझा जा सकता है, अकेले समझना बहुत डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है इजीली. तो मेरी बताई हुई जो डेफिनेशन है वो इससे बेटर है. ये मैं चीज़ बोलूँगा इसमें थोड़ी डिफ़िकल्ट है समझनी. जो मैंने चीज़ें बोली हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं क्या चीज़ें हैं, जो हम न्यूज़ देखते हैं जैसे नॉर्मली कि क्या चीज़ें हैं न्यूज़ में. हम जैसे न्यूज़ में तो खैर क्या ही बोलूँ, न्यूज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है कि जो भी चीज़ें हैं वो हम सीधा नॉर्मली शो कर रहे हैं, वो हमारा होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होता है व्हाट शुड बी, व्हाट ओट टू बी. ऑलराइट, तो ऐसी डेफिनेशन जहां हम ओपिनियंस को पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो नॉर्मेटिव है. और जो दूसरी स्टेटमेंट है पॉजिटिव वाली, उसमें हम सिर्फ फैक्ट, फिर सिर्फ हम बता रहे हैं जो है, जो इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, अब आ जाओ लास्ट टॉपिक चैप्टर का, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो इसका सिंपल मतलब बता रहा हूं. चैप्टर ये जो चीज़ है ये इसको इग्नोर कर सकते हो. इसकी बात करूं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैं माइक्रो का मतलब बताऊं. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स. यहां अगर लिखूं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स. पहला पॉइंट माइक्रो का. और दूसरी साइड मैक्रो. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट. इसको हम ये भी कहते हैं स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. इसमें हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, ऑन लार्ज स्केल. इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो होगा जैसे नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन, या नेशनल इनकम की बात ही कर रहा हूं खाली. दूसरे में अगर मान लूं प्रोड्यूसर का बिहेवियर, ठीक है. तो यही दोनों चीज इसमें सिंपल से कह सकते हैं. इसमें थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेते हैं फिर एंड हो जाएगा. In microeconomics, we study the behavior of individual economic agents in the market for different goods and services. Try to figure out how prices and quantities of goods and services are determined through the interaction of individual in the market. In macroeconomics, on the other hand, we try to get the understanding of the economy as a whole or attention on aggregate measures such as total output, employment, aggregate price level. Here, we are interested in finding out how the level of the aggregate measures are determined
एंड हाउ द लेवल्स ऑफ एग्रीगेट मेजर्स चेंज ओवर द टाइम। तो यहीं के ये जो है इसको इग्नोर कर सकते हो, यहीं जो है चैप्टर ख़त्म होने की कगार पे है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें हम कंज्यूमर या प्रोड्यूसर के बिहेवियर की बात करते हैं। हम लार्ज स्केल की बात नहीं करते हैं, हम फर्म्स, एक दो फर्म्स की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स और इकोनॉमी एज अ होल, जहाँ पे हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जहाँ पे हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं, जहाँ पे हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, बड़े लेवल की बात करते हैं, लार्ज स्केल की। तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। एक बात और बताऊं, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स हाइपोथेटिकल भी होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का सिंपल मीनिंग बोलूं तो हो सकता है कि ये नकली भी हो कई जगह, ठीक है, इमेजिनेशन। लेकिन एक बात और बताऊं, हमारा जो बिजनेस इकोनॉमी होती है ना, बिजनेस से रिलेटेड इकोनॉमी, वो भी हमारी माइक्रो ही होती है, मैक्रो नहीं होती, ठीक है। लेकिन मैक्रो जो होती है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होती है, इट इज़ मोर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। क्वेश्चंस इसके काफ़ी इजी हैं, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करे हुए हैं, जैसे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स, फिर आगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, फिर डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करनी है। फिर हमने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी जो हमने पढ़ा था उसके बारे में डिस्टिंग्विश करना है। और फिर उसके बाद पॉजिटिव पढ़ाया था, नॉर्मेटिव पढ़ाया था, फिर डिफरेंस। पूरा चैप्टर क्लियर है मुझे लगता है। तो अब एंड करते हैं इस चैप्टर को, इस वीडियो को। आई होप, मुझे लगता है सारे डाउट क्लियर होंगे। पहला चैप्टर मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी हो गई है वीडियो, 2x 1.5x पे चल जाएगा काम, मुझे लगता है हो जाएगा। सारा चैप्टर मैंने कवर किया, एक एक पॉइंट इसमें कवर्ड है। तो इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।